एसएससी, एमटीएस, जीके, जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आपका जो भारतीय इतिहास का, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उससे रिलेटेड जो सवाल पूछे गए हैं, जो एमसीक्यू पूछे गए हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम में, उसके बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ मेगालिथ वेयर द स्टोन पीसेस सेट इन सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव। आपको देखो ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेगालिथ में जो पत्थर जो होते थे, स्टोन्स जो होते हैं, उनको सर्कुलर शेप में सजाया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रेन सर्कल। अब ये क्रेन सर्कल ये होता क्या है, मेगालिथ क्या होता है, पहले ये समझाता हूं मैं आपको। देखो, लगभग 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी के आसपास, ठीक है, 500 बीसी के आसपास मेजर टाइम यही है। इस टाइम में हमारे कंट्री के साउथ में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, इन सब जगहों पे एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था, मेगालिथ बनाने का। मेगालिथ का मतलब क्या होता है कि बड़े बड़े चट्टान, ठीक है। तो होता यह था कि उस टाइम में जब किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, तो उनके प्लेस को मार्क करने के लिए जो ब्यूरियल साइट होते थे, जहां दफनाते थे या फिर जहां पे जो भी क्रियाक्रम वगैरह जो भी करते थे, उन सब जगहों पे पत्थर की बनी हुई कुछ आकृति बनाते थे, उन्हें ही मेगालिथ कहा जाता है, ठीक है। अब ये अलग अलग शेप का होता था। कहीं कहीं पे सर्कुलर शेप में सजाया जाता था, तो उसको केएन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या होता था कि ऐसे करके पत्थर, दो बड़े बड़े मान लो पत्थर रख देंगे और इसके ऊपर में एक बड़ा सा पत्थर रखेंगे, ऐसा अगर होता था तो उसको डोलमेन बोलते थे, ठीक है, डोलमेन बोलते हैं। कहीं कहीं पे क्या होता था कि बॉक्स के जैसा बनाते थे, रेक्टेंगुलर शेप में बनाते थे, इसको सिस्ट बोलते थे, CIST, ठीक है। तो ये अलग अलग शेप के मेगालिथ होते थे, ठीक है। आपको याद रखना है, टाइम पीरियड याद रखना है, 1500 बीसी से 500 बीसी। बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इनाम गांव, एन इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इज सिचुएटेड ऑन दी डैश रिवर। तो ये इनाम गांव जो है ये कौन से नदी के किनारे है, तो पहले इनाम गांव के बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो ये जो इनाम गांव है ये है महाराष्ट्र में। कहां पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक नदी बहती है, किसका नाम है, भीमा। अब भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी नदी है, एक सहायक नदी है, जिसको बोलते हैं घोड़। तो इस घोड़ नदी के किनारे में इनाम गांव प्रेजेंट है, ठीक है। तो घोड़ नदी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये इनाम गांव है क्या, तो ये एक चैल्कोलिथिक साइट है, चैल्कोलिथिक साइट है। अब चैल्कोलिथिक क्या होता है समझाता हूं मैं। देखो, हमारा जो इतिहास है इसको हम लोगों ने सबसे पहले स्टोन एज था, है ना। स्टोन एज मतलब जब पत्थर के टूल्स, पत्थर के औजार इस्तेमाल होते थे। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि जब तांबे का इस्तेमाल किया जाने लगा, है ना, कॉपर एज जिसको बोलते हैं। तो वो जो एज है ना, वही है आपका चैल्कोलिथिक एज, वही है चैल्कोलिथिक एज। कौन सा, कब था ये, तो लगभग 2700 बीसी, 2700 बीसी से लेकर के 700 बीसी, लगभग ये टाइम पीरियड 2700 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, इस टाइम में ये चैल्कोलिथिक जो एज जो है ये चल रहा था, ठीक है। और उसी का ये एक इंपॉर्टेंट साइट है, इंपॉर्टेंट प्लेस है, क्या है, इनाम गांव नाम है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज। तो न्यू स्टोन एज किसे कहा जाता है, देखो जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले स्टोन एज था, है ना, क्या था, स्टोन एज, है ना, जो पाषाण युग जिसको बोलते हैं, पत्थर के औजार जो है वो यूज करते थे। स्टोन एज को 3 भाग में बांटा जाता है। पहला जो है उसको बोलते हैं पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक एज। फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक एज, और फिर उसके बाद आता है नियोलिथिक एज। तो पेलियोलिथिक एज, ठीक है, जिसको पूरा पाषाण काल बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है मेसोलिथिक, मध्य पाषाण काल, और नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। डेट क्या है, आपको ईयर भी याद रखना है। तो ये पेलियोलिथिक जो है ना, लगभग 5 लाख से लेकर के 10,000 साल तक, 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक था। मेसोलिथिक की बात करें तो लगभग 8 से 9,000 साल की अगर बात करें, 9,000 बीसी, 9,000 बीसी से 9,000 बीसी से लेकर के ये लगभग 4,000 बीसी के आसपास तक था। कौन सा, मेसोलिथिक। अब फिर उसके बाद में नियोलिथिक वाला जो है ये आपके लगभग 4,000 से लेकर के 4,000 बीसी से लेकर के अप्रोक्स 2,500 जो है, या फिर 2,2500 बीसी, 2500 बीसी के आसपास तक था, ठीक है। तो ये क्या था, नियोलिथिक। तो नियोलिथिक जो काल जो है, नियोलिथिक नव पाषाण काल, इसे ही कहा जाता है क्या, न्यू स्टोन एज। अंतर क्या था, पेलियोलिथिक में बड़े बड़े पत्थरों के औजार यूज होते थे, पत्थरों से, स्टोन से बने हुए टूल यूज होते थे। मेसोलिथिक में औजारों का साइज छोटा हो गया, छोटे छोटे औजार यूज किए जाने लगे, जिनको कहा जाता था माइक्रोलिथ, छोटे छोटे पत्थरों के बने हथियार।
और आपका नियोलिथिक एज में आकर के जो है ये और ज्यादा निखर गया, और छोटे औजार इस्तेमाल होने लगे पत्थरों के, और इसके साथ ही ये जो है इनको पॉलिश किया जाने लगा। ठीक है, तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। और नियोलिथिक एज के बाद में जाकर के आएगा कौन सा, चैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज जिसका मैंने बताया 2700 बीसी से लेकर के 700 बीसी तक। और इसके बाद में फिर आएगा क्या, आयरन एज। आयरन है ना, लोहा का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको ये फेज याद रखना है, क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम में बहुत बारी से पूछा गया है। एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, जो भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं ये सभी आपके एसएससी एमटीएस जीके पीवाईक्यू है। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो यहां तो नियोलिथिक एज हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट। तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि देखो एज पूछ लिया गया है, तो मेगालिथ बनाने का जो ये प्रैक्टिस जो है ना, ये लगभग 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी के आसपास जो है ये होता था। 1500 बीसी के से 500 बीसी के आसपास होता था। तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2023। 2023 से 1500 तक अगर जाओगे, बीच में तो जीरो आएगा, तो बेसिकली कितना साल पुराना ये हो गया, लगभग 3000 से 3500 साल पुराना ना। तो आंसर हो जाएगा 3000। ठीक है, 3000। समझ में आ रहा है। देखो जिन लोगों को बीसी समझ में नहीं आता उन लोगों के लिए बस मैं कुछ सेकंड लेता हूं, समझाता हूं। अभी चल रहा है 2023, पीछे जाओगे तो 2022, 2021 ऐसे करके आएगा। ऐसे करते करते एक जीरो आएगा ना, यहां पे जीरो आएगा, जीरो वाला ईयर। अब जीरो के पीछे जाओगे तो -1, -2, -3 ऐसे करके आएगा ना। तो ये जो माइनस वाला है ना, इसी टाइम को बीसी बोलते हैं। तो यहां पे जब मैं बोलता हूं ना 1500 बीसी, मतलब कि -1500 का बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिसको हिंदी में ईसा पूर्व बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला एमसीक्यू देखो। ये सभी आपके ना एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया की एमसीक्यूज है सभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द ग्रेट बाथ फाउंड। तो द ग्रेट बाथ है ना, जो स्नान घर जो था वो कहां मिला था, तो आपको जरूर याद होगा ये मिला था कहां, मोहनजोदाड़ो में। कहां पे, मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में मिला था। नाउ इसके अलावा बाकी मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था, तो मोहनजोदड़ो से अगर आप याद करोगे तो मोहनजोदड़ो से मिला था एक ब्रोंज का बना हुआ एक डांसिंग गर्ल का एक जो है स्टैच्यू मिला था। ठीक है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिला था। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो से और क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो में जो है वो ग्रेनरी, अनाज घर है ना, अनाजों को रखने की व्यवस्था थी वहां पे, वो मिला था। मोहनजोदड़ो से और क्या मिला था, आपको क्या याद रखना है, तो मोहनजोदड़ो में आपको याद रखना है कि आपने जरूर एक इमेज दिखा होगा एक पर्सन का जिसको प्रीस्ट किंग बोलते हैं। प्रीस्ट किंग क्या है, आपने एक इमेज जरूर देखा होगा जिसमें एक पर्सन का जो है स्टैच्यू है, बस्ट बोलते हैं उसको, बस्ट मतलब यहां तक का स्टैच्यू, जिसमें उसकी दाढ़ी जो है, बियर्ड बनाया हुआ, काफी डिजाइन से बनाया हुआ बियर्ड, तो वो भी आपकी मोहनजोदड़ो से ही मिली थी। तो ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। बाकी जगह की बात करें अगर, तो काली जैसे लोथल की बात करें, लोथल की अगर बात करें तो लोथल में आपको पता होगा कि यहां पे मिला था डॉकयार्ड। ठीक है, तो डॉकयार्ड मिला था यहां पे। ठीक है, जहां पे बेसिकली क्या है, सिस्टम है कि जहाजों के रुकने की व्यवस्था थी। ठीक है, यहां पे क्या मिला था, पोर्ट मिला था, है ना, जहां पे बंदरगाह जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये मिला था। चावल के भूसे, राइस हस्क मिला, यहां पे याद रखना है, राइस हस्क। ये जो भी मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये सभी आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। और सिर्फ एसएससी एमटीएस एग्जाम में नहीं, आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में भी सब सवाल पूछे गए हैं। तो लोथल में ये मिला था, याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करते हैं धोलावीरा की अगर बात करते हैं तो ये एक ऐसा साइट था जो 3 भागों में बटा हुआ था। धोलावीरा जनरली हमें पता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं ना ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, तो हमें पता है कि शहर 2 भाग में बटा होता था। एक होता था सिटाडेल और दूसरा होता था लोअर टाउन, है ना, सिटाडेल और लोअर टाउन। लेकिन धोलावीरा की बात करें तो ये 3 भाग में बटा हुआ था। धोलावीरा की और इंपॉर्टेंट बात करें तो यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा था, पानी को संरक्षण करने का उपाय काफी अच्छा बनाया गया था, डैम्स बनाए गए थे वहां पे जो बांध होते हैं। इसके अलावा साइन बोर्ड मिला है धोलावीरा में, है ना, धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला है, तो ये आपको याद रखना है। कालीबंगन की बात करें तो कालीबंगन में आपको याद रखना है कि कैमल, जो ऊंट की हड्डी होती है, कैमल की बोन मिली है। फायर अल्टर्स मिले हैं, क्या मिले हैं, फायर अल्टर्स क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि जब हवन वगैरह करते हैं तो लोग बैठते हैं, बीच में एक कुंड जैसा बनाया जाता है जिसमें हवन होता है, तो ऐसा सिस्टम जो है वो मिला है, कालीबंगन में मिला है। ठीक है, कहां है कालीबंगन है राजस्थान में, धोलावीरा कहां है, गुजरात में, लोथल कहां है, गुजरात में।
ठीक है। तो कालीबंगन में ये सब चीजें जो है ये मिली है। इसके अलावा वुडन प्लग, लकड़ी का बना हुआ जो हल, खेतों में जो खेत जोतने के लिए प्लगिंग करने के लिए जो यूज करते हैं ना, तो वो भी मिला है कहाँ, कालीबंगन से। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया ये सभी आपको याद रखना है, क्योंकि एसएससी एमटीएस एग्जाम में बहुत बार सब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट वाज द शेप ऑफ द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदड़ो का जो शेप जो है, वो शेप जो है इसकी बात करें तो ये शेप कैसा था, तो ये था रेक्टेंगुलर शेप का, आयताकार शेप का था, जिसकी लंबाई लगभग 12 मीटर के आसपास थी और चौड़ाई की बात करें तो 7 मीटर के आसपास थी। और गहराई कितना था, कितना डीप था, तो लगभग 2.4 मीटर डीप के आसपास था। ठीक है। इसके अलावा याद रखना है कि जो नॉर्थ, जो अगर स्नान घाट की बात करें तो नॉर्थ तरफ में, उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में, साउथ दिशा में, वहां पे सीढ़ियां बनाई गई थी। जहां पे स्नान घर था उसके चारों ओर रूम बनाए गए थे कपड़े वगैरह बदलने के लिए, है ना। तो वो सब भी जो है ये बनाए गए थे, आपको ये याद रखना है। कहां पे मिला, मोहनजोदड़ो का। अच्छा, मोहनजोदड़ो से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे मैं पूछता हूं, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज किसने किया था, किन्होंने ढूंढा। ऑप्शन मैं आपको भी, चलो ऑप्शन भी दे देता हूं, दयाराम सहनी और राखाल दास बनर्जी, ये दोनों में से किसी एक ने ढूंढा था। ठीक है, किसी एक ने ढूंढा था। मैं ये भी बता दूं, 1921 में, 1921 में हड़प्पा को ढूंढा गया और 1922 में मोहनजोदड़ो को ढूंढा गया, है ना। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, मृतकों का टीला, है ना, माउंड ऑफ द डेड, क्या बोलते हैं सब, माउंड ऑफ द डेड, मोहनजोदड़ो का ये मीनिंग होता है। ठीक है। इसके अलावा याद रखना है, एक जो लोथल नाम आपने सुना ना, लोथल जो कि गुजरात वाला, वो लोथल का भी मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ, मोहनजोदड़ो को ढूंढा किसने, दयाराम सहनी ने कि राखालदास बनर्जी ने। ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं, मोस्ट हड़प्पन सील्स मेड ऑफ। तो हड़प्पा में ना एक सील यूज होता था। सील क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे ये जनरली ना ये चौकोर आकार का, है ना, वर्गाकार आकार का, स्क्वायर शेप का, रेक्टेंगल शेप का, ये एक पत्थर से बनी हुआ एक कॉइन जैसा, लेकिन कॉइन नहीं, एक सील बोलेंगे इसे, सील यूज होता था। ठीक है। तो ये बने होते थे स्टेटाइट। स्टेटाइट क्या है, स्टोन है, पत्थर है ना, सॉफ्ट स्टोन है। तो इससे बनाए जाते थे सील। ठीक है। ये सील का इस्तेमाल बिजनेस में होता था। आप देखते हैं ना, मुहर यूज होती है, तो इसको बिजनेस के तौर पे सील को इस्तेमाल किया जाता था। कुछ सील ऐसे मिले हैं, जैसे मान लो ये एक सील है, तो सील में एक छोटा सा यहाँ पे होल है, तो ये देख के ये लगता है कि ये होल में से जरूर रस्सी वगैरह बांध करके गले में बांधते होंगे नेकलेस के तौर पे, या फिर हाथों में बांधते होंगे, वो एमुलेट्स बोलते हैं ना, ताबीज जो बोलते हैं, तो ताबीज के तौर पे तो सील को इस तरीके से भी यूज किया जाता था और बिजनेस में भी यूज होते थे सील। लेकिन क्या सिर्फ स्टेटाइट के होते थे, ऐसा नहीं है, दूसरे और भी चीजों के बने होते थे स्टेटाइट का, लेकिन जनरली स्टेटाइट का होता था। और शेप याद रखना है, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, है ना, आयताकार वर्गाकार शेप का ये होता था। एक बहुत ही फेमस सील, एक बहुत ही फेमस सील जिसके बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा, प्रोटोशिवा सील। प्रोटोशिवा सील, है ना, जो आदि शिव वाली जो सील जो है वो मिली है, हल्का सा साइड से टूटा हुआ है, आपको याद होगा, आपने जरूर देखा होगा। तो इसमें एक इमेज दिखाया गया है जिसमें एक आदमी जो है वो योगिक पोस्चर पे बैठा हुआ है, योगिक साधना जैसा पोजीशन पे बैठा हुआ है, और वहां कुछ आसपास में जानवर है, एनिमल्स है। कौन कौन से एनिमल्स है ये भी आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया है ना। तो एसएससी एमटीएस 2023 के लिए सब मिस नहीं करना है। तो एलिफेंट था, हाथी, टाइगर, ठीक है, राइनो, ठीक है, एलिफेंट, टाइगर, एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, राइनो हो गया, बफेलो। तो एलिफेंट मतलब हाथी, टाइगर बाघ, राइनो हो गया गेंडा, बफेलो मतलब भैंसा। ठीक है। तो ये सील में आपको इनका इमेज मिलेगा। इसके अलावा दो दो एंटेलोप, एंटेलोप का मतलब होता है हिरन, जो डियर जो होती है ना, तो दो एंटेलोप का भी वहां पे इमेज है। ठीक है, याद रखना है। और इन सील के ऊपर में ना कुछ लिखा है, क्या लिखा है आज तक हम लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। तो हड़प्पा में, हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करें तो जो भाषा वो लोग इस्तेमाल करते थे उसके बारे में आज तक हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम अभी तक है। और इनका जो लिखने का तरीका जो होता था ना, जनरली जब मैं, जैसे यहां देखो इंग्लिश लिखा हुआ है, तो ये क्या लेफ्ट साइड से राइट साइड में लिखा हुआ है ना। मैं अगर लिखूंगा कि आई एम सुमित, मेरा नाम जैसे सुमित है तो मैं लिखूंगा आई एम सुमित, तो मैं लेफ्ट से राइट की तरफ लिख रहा हूं ना। लेकिन हड़प्पन कैसे लिखते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है। अब कुछ कुछ केस में तो वो उनका लिखना ऐसा होता था, राइट से लेफ्ट लिखा, फिर लेफ्ट से राइट, फिर राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, मतलब इस सांप की तरह, स्नेक की तरह, ऐसा भी वो लोग कुछ कुछ केस में लिखते थे। ठीक है। नाउ
विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज एग्जिस्टेड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इनमें से कौन सी सिटी जो है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है वो मिलती है? तो आपका बड़ा ही आंसर आसान सा है, हड़प्पा, है ना। हड़प्पन जो है, जिसे जो है सबसे पहला साइट हड़प्पा को ढूंढा गया था 1921 में। 1921 में देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना बहुत बार हम लोग एक्चुअली हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्यों ऐसा? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला ये साइट है जिसे ढूंढा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे पहला ये लोकेशन है जिसे ढूंढा गया था, ठीक है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसे बोलते हैं बहुत बार। नाउ द एंशिएंट हड़प्पन साइट लोथल कहां पे है, कौन से स्टेट में है? जस्ट मैंने बताया आपको, गुजरात में है। कहां पे है ये? तो गुजरात में है, ठीक है। लोथल के बारे में मैंने जो स्पेशली मैंने जो बातें बताई वो सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट धोलावीरा की बात करते हैं। तो धोलावीरा की बात करें तो ये गुजरात में जो रन ऑफ कच्छ है, गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है वहां पे है ये धोलावीरा, ठीक है। देखो, बहुत सारे इंडस वैली के साइट जो है ना, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है वो पाकिस्तान में है। अब बहुत सारा साइट इंडिया में भी है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया का पहला साइट जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट में जगह दिया गया है, यूनेस्को का विश्व सांस्कृतिक धरोहर का जो सूची जो है उसमें पहला साइट जिसको डाला गया है वो है धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा, तो धोलावीरा पहला वो साइट है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, जो कि इंडिया से है, ठीक है। क्योंकि बाकी हड़प्पा वगैरह की बात करोगे तो वो सब तो आपका पाकिस्तान वाले एरिया में चला जाता है, ठीक है। तो धोलावीरा का जैसे मैंने बात बताया कि ये 3 भाग में बटा हुआ था। कितने भाग में बटा हुआ था? 3 भाग में बटा हुआ था। बहुत ही प्रॉपर तरीके से प्लान करके जो है ये सिटी वगैरह का बनाए जाते थे। और इनके घरों के जो रास्ते जो होते थे ना, बड़े यूनिक होते थे। कैसे होते थे? आप जैसे एकदम एक रास्ता दूसरे रास्ता को ना 90 डिग्री पे कट करेगा। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के सिटी में जो भी रास्ते वगैरह बनाए जाते थे ना, चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी और एक सड़क दूसरी सड़क को जो है 90 डिग्री पे ना ऐसे करके क्रॉस करेगा, ठीक है। कुछ ऐसा होता था, मतलब एक रास्ता ऐसे जा रहा है और दूसरा रास्ता ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये कुछ खासियत थी, ठीक है। इससे पता चलता है कि काफी प्लान तरीके से वो लोग अपना सिटी जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले जो है वो बनाते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ वेद। हमें पता है कितने वेद है? तो 4 वेद है, ठीक है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। मैंने इस तरीके से क्यों बोला? क्योंकि इस ऑर्डर में आप याद रखो, क्योंकि ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना है, सबसे ओल्ड वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, अब बाकी ये बाद में आया है। ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद के अंदर में आपको 10 बुक्स मिलेंगे। कितने बुक मिलेंगे? 10 बुक, जिसको बोलते हैं मंडलम। तो 10 मंडल में डिवाइडेड है, 10 मंडल में, 10 मंडल में डिवाइडेड है क्या? ऋग्वेद। तो ये जो 10 बुक है ना, इसमें से बुक नंबर 1 और बुक नंबर 10 ये बाद में आया। बुक नंबर 2 से लेकर के बुक नंबर 9 ये पहले आया और 1 और 10 जो है वो बाद में आया। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बताओ ऋग्वेद में से कौन सा नंबर वाला बुक जो है वो बाद में आया? तो याद रखना है 1 और 10 वाला जो है वो बाद में आया और 2 से 9 पहले आ गया। ऋग्वेद में क्या है? तो काफी सारे यहाँ पे मंत्र वगैरह आपको मिलेंगे। और कितने हैं तो याद रखना, ये भी पूछा गया है एसएससी एग्जाम में। 1028 आपको हाइम्स मिलेंगे। तो कितने हाइम्स है, कितने मंत्र जो है वहां पे है? तो 1028 हाइम्स है। और जो ऋग्वेद में आपको जो मंत्र मिलेगा ना, इसी मंत्र को ना गाने के फॉर्म में गाया जाए, इस तरीके से जो है सामवेद में लिखा गया है। तो सामवेद अगर आप देखते हो ना, तो सामवेद में ज्यादातर जो भी हाइम्स ना वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। अंतर यह है कि सामवेद में थोड़ा गाने के तरीके से उसको लिखा गया है, ठीक है। और ऋग्वेद में गाने के तरीके से नहीं लिखा गया है। हम लोग जो गायत्री मंत्र हम लोग जो पढ़ते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये जो है ये भी ऋग्वेद से ही लिया गया है। आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें तो यजुर्वेद में जो है वहां पे जो है भगवान को प्रेयर कैसे करे, साधना कैसे करे, इसके बारे में लिखा गया है। और अथर्ववेद में काफी मैजिक वगैरह के बारे में लिखा गया है ना, तंत्र मंत्र, मैजिक, जादू, इन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद में जो है मंत्र वगैरह है। तो ये सभी चीजें आपको जो है वो याद रखनी है। जो वैदिक सभ्यता जो है, वैदिक सभ्यता की अगर बात करें तो लगभग 1500 बीसी से लेकर के कब तक? 500 बीसी तक चली। इसका डेट याद रखना है आपको। 1500 बीसी, 1500 बीसी से लेकर के 500 बीसी तक वैदिक सभ्यता चला। और वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग जब 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के 1000 बीसी, 1000 बीसी जिसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, है ना। जो पूरा पहले ये वाला आया और फिर उसके बाद में आया 1000 से लेकर के कब? 500 तक, 500 बीसी तक, 1000 से 500 जिसको बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड,
लेटर वैदिक काल, ठीक है, अर्ली वैदिक काल और लेटर वैदिक काल जो है इस तरह से डिवाइड करते हैं वैदिक सभ्यता को, वैदिक काल को, ठीक है। धर्मसूत्रा कंटेन, तो धर्मसूत्रा क्या है? धर्मसूत्रा में जो रूलर जो होते थे, जो राजा जो होते थे, है ना, जो रूल करते थे, उन राजा के लिए नियम कानून वहां पे लिखे रहते थे कि लाइक उनको क्या करना चाहिए उनका, तो ये धर्मसूत्रास, ठीक है। तो धर्म, धर्म तो पता है, और सूत्र मतलब नियम, रूल्स, तो नॉर्म्स फॉर द रूलर्स, रूलर शासकों के लिए जो मानदंड जो है, जो नियम जो है, ये लिखा होता था, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट वेर यूजुअली रिटन एंड, देखो आज के डेट में कुछ भी लिखना है तो देखो मैं पेन टैबलेट से, मैं ये लैपटॉप वगैरह में मैं लिख रहा हूँ, कॉपी कलम किताब चीजें हैं लिखने के लिए, लेकिन उस टाइम तो ये नहीं था, बहुत पहले। तो उस टाइम में ना जो पाम लीफ, जो ताड़ के पत्ते होते थे ना, उसके ऊपर में लिखा जाता था। यही कारण है कि काफी कुछ जो लिखा गया वो बाद में जाकर के डिस्ट्रॉय होगा, कीड़े मकोड़े उसे खा गए, खराब हो गया वो, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो है जनरली पाम लीव्स में जो है लिखा जाता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वेदा, मैंने अभी अभी बताया। देखो ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस ना एसएससी एमटीएस में भरमार है। एसएससी एमटीएस 2023 देने जाओगे ना, आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें से अभी जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ना, यहां से एक ना एक क्वेश्चन या जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो आपको एसएससी एमटीएस 2023 या फिर एसएससी एमटीएस 2024 में आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ओल्ड वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद है, याद रखना है। और ऋग्वेद में भी जो 2 से 9 नंबर वाला जो बुक है उसको पहले लिखा गया और 1 और 10 को बाद में लिखा गया। नेक्स्ट, बाद में उसे कंपोज किया गया। नाउ एज पर द ऋग वैदिक और अर्ली वैदिक पीरियड, देखो अभी जस्ट मैंने बताया ना 1500 से 1000 को अर्ली वैदिक पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ना, क्योंकि इस टाइम में ही ऋग्वेद जो है कंपोज हुआ था, ऋग्वेद को बनाया गया था, तो इसलिए बहुत बार इसने ऋग्वेदिक काल भी इसे बोलते हैं, अर्ली वाले को, ठीक है। तो इस टाइम में जो भगवान की जो गॉडेस की पूजा करते थे वो कौन थे? सिंधु, है ना। तो सिंधु जो है इनकी पूजा करते थे। देखो ऋग्वेदिक काल में अगर हम लोग बात करें ना, तो ऋग्वेदिक मतलब अर्ली वाला ऋग्वेदिक काल देखो जैसे मैंने बताया ना कि वैदिक काल को 2 भाग में बांट रहे हैं। तो पहला वाला जो है, जो कि 1500 से 1000 तक है, इसको ऋग्वेदिक काल बोलते हैं। और इस टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड था, है ना, जो डेटी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, वो कौन थे? वो थे इंद्रा, है ना। तो याद रखना है कि जो इंद्र भगवान जो थे वो सबसे इंपॉर्टेंट डेटीज थे, ठीक है। इसके अलावा इंद्र के अलावा जो अग्नि, अग्नि भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन थे, बहुत इंपॉर्टेंट डेटी थे, गॉड थे, ठीक है। क्योंकि इस टाइम में ना, जब ये अर्ली वैदिक टाइम में कुछ मंदिर वगैरह ऐसा कुछ था नहीं, कुछ मूर्ति पूजा या मंदिर वगैरह ऐसा नहीं था, ठीक है। तो लोग जो है वो प्राकृतिक चीजों की पूजा करते थे। बाद में चल करके धीरे 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 हम लोग देखेंगे कि ये जो गॉड है, इंद्र है या अग्नि है, इनका थोड़ा इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। और जो दूसरे गॉड, दूसरे जो डेटीज जो है, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और बहुत सारे हमारे जो भगवान देवी देवता है, उनकी आराधना पूजा जो है वो ज्यादातर होने लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द रूलर ऑफ महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया कलेक्टेड टैक्स ऑन द क्रॉप्स एट अ रेट ऑफ, महाजनपद हमें पता है कितने? 16 महाजनपद है, ठीक है, 16 महाजनपद है, ठीक है। तो 16 महाजनपद जो वहां पे थे, तो उन महाजनपद में जनरली टैक्स कितना लगाया जाता था? तो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। अब समझाता हूं क्या है। देखो हुआ क्या कि हमारे वैदिक काल के बाद में धीरे 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 लोग जो है वो गांव में रहने लगे, गांव में रहते रहते लोग, गांव का साइज बड़ा होने लगा और धीरे धीरे जनपद बनने लगे, मतलब राज्य बनने लगे। इनमें से 16 राज्य जो ऐसे थे, 16 जो जनपद ऐसे थे जो थोड़े बड़े थे, इंपॉर्टेंट थे, शक्तिशाली थे, तो उनको कहा गया महाजनपद। हमें कैसे पता कि 16 महाजनपद थे? हम लोग गिनने गए थे। तो जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, अंगुत्रा निकाय, नाम याद रखो, अंगुत्रा निकाय, अंगुत्रा निकाय, अंगुत्रा निकाय, अंगुत्रा निकाय क्या है? बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ टेक्स्ट है। अंगुत्रा निकाय में बताया गया है कि 16 महाजनपद है, तो हमें 16 महाजनपद वहां से पता चलता है। तो ये जो 16 महाजनपद जो थे, बहुत सारे थे। तो इन यहाँ पे जो भी रूल करते थे ना, वो लोग अपने लोगों के ऊपर में टैक्स लगाते थे, है ना। तो वो टैक्स जनरली होता था 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। मान लो आप अगर फार्मर हो और आपने अपने खेतों में 60 केजी वीट ग्रो किया, तो 60 केजी का अगर 1/6, 60 का अगर 1/6 निकालो तो कितना आता है? 10। तो 10 केजी आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एज अ टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये टैक्स का सिस्टम चलता था। और ये जो टैक्स था ना, इस टैक्स को बोला जाता था भागा। क्या बोलते थे? भागा। तो भागा, ठीक है। यार टैक्स का नाम भी पूछा गया एसएससी एमटीएस एग्जाम में, है ना। एसएससी एमटीएस के जीके में ये भी क्वेश्चन पूछा गया, तो भागा बोलते थे उसको। महाजनपद काफी सारे थे। अब इन्हीं महाजनपद में से धीरे 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 देखेंगे एक महाजनपद, है ना, जो सभी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट बन के निकलेगा। वो कौन? वो है मगध। एक्सक्यूज मी। तो मगध जनपद जो है, महाजनपद जो है, ये आगे चल के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। देखो कोई भी डाउट क्वारी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम में जुड़ के डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है। या कोई डाउट है तो कमेंट भी कर सकते हो आप।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ महाजनपद गांधार इन 6th सेंचुरी बीसी। तो गांधार जो है, जो गंधार जो है, ये एक महाजनपद था। इसकी कैपिटल कहां थी? तक्षशिला। तक्षशिला में एक बहुत इंपॉर्टेंट तक्षशिला यूनिवर्सिटी है ना, तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी थी, है ना, जहां पे कौटिल्य जो है वहां पे पढ़े थे, है ना, तो कौटिल्य वहां से जुड़े हुए थे। तो ये गांधार को देखोगे आज के प्रेजेंट डे में अफगानिस्तान के वहां पे आपको नजर आएगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था, याद रखना है आपको, ठीक है। और इनका कैपिटल तक्षशिला। बाकी जितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है ना, इनका कैपिटल पूछा जाता है एग्जाम में, है ना। मैंने बहुत बार देखा है कि एसएससी एमटीएस के जनरल अवेयरनेस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, या फिर एसएससी सीएचएसएल के जनरल अवेयरनेस में ये सवाल पूछा गया है। तो कैपिटल याद रखो महाजनपद की। द आयरन इंप्लीमेंट साइट ऑफ हस्तिनापुर वॉज फाउंड इन द प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ। तो हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहां पे? तो उत्तर प्रदेश में। देखो जो महाजनपद की हम लोग बात कर रहे हैं ना, इसमें से एक महाजनपद था कुरु, और इस महाजनपद का जो कैपिटल जो था वो था हस्तिनापुर। बहुत जगह पे आपको इंद्रप्रस्थ भी देखने को मिलेगा, वो भी सही है। तो हस्तिनापुर या फिर कुरु कहां पे है ये? तो ये कुरु जो है ना, आज देखोगे प्रेजेंट डे दिल्ली, हरियाणा, वो सब आसपास के एरिया में जो है, यूपी सब एरिया में मिला करके था। और हस्तिनापुर की बात करें तो वो यूपी से, ठीक है। नेक्स्ट, हस्तिनापुर आप लोगों ने अगर महाभारत पढ़ा होगा तो वहां से भी आप रिलेट कर पाओगे या सुना होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर डिड नॉट बिलोंग टू मौर्य डायनेस्टी। इनमें से कौन सा रूलर मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करता है? तो आंसर हो जाएगा कौन? बिंबिसार। बिंबिसार जो है ये मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। तो कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो हर्यक्का, हर्यक्का डायनेस्टी। देखो मैं थोड़ा कहानी आपको समझाता हूं। कहानी क्या है? महाजनपद में मगध इंपॉर्टेंट बना, लेकिन मगध को इंपॉर्टेंट बनाने का काम किसने किया? क्योंकि देखो जो मौर्य डायनेस्टी है ये तो 320 321 बीसी के आसपास में आएगी, लेकिन इससे पहले वो मगध वाले एरिया में ना कौन रूल कर रहे थे? तो सबसे पहले आए कौन? हर्यक डायनेस्टी वाले आए। हर्यक डायनेस्टी के बाद में कौन आए? तो वहां पे आएंगे शिशुनाग डायनेस्टी, और फिर उसके बाद आएंगे नंद डायनेस्टी। याद रखो, हर्यक डायनेस्टी, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और नंद डायनेस्टी, नंद वंश। और नंद डायनेस्टी के बाद में जाकर के मौर्य डायनेस्टी जो है तब आएगी। तो मौर्य तो बाद में आएंगे, उससे पहले हर्यका डायनेस्टी थे। हर्यका डायनेस्टी को फाउंड किन्होंने किया? तो बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यका डायनेस्टी की स्थापना की, फाउंडर है वो उसके। बिंबिसार के बाद में इनका बेटा अजात शत्रु, क्या नाम था? अजात शत्रु जो है, अजात शत्रु, इन्होंने जो है उस डायनेस्टी को, वंश को आगे बढ़ाया। और अजात शत्रु के बाद में कौन? उदयीन, उदयीन, ठीक है। तो पहले बिंबिसार, फिर अजात शत्रु, अजात शत्रु के बाद में उदयीन। बिंबिसार का राजधानी कहां था? तो बिंबिसार का राजधानी था राजगृह। कहां पे? राजगृह। और उदयीन ने ना अपना कैपिटल चेंज कर लिया। उदयीन जब बाद में आया ना, उसने अपना कैपिटल बनाया था पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पटना। तो पाटलिपुत्र को कैपिटल बनाया उदयीन ने, और बिंबिसार का जो कैपिटल था वो था राजगृह। आप जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि भगवान बुद्ध की बात करें या फिर भगवान महावीर, जैन की महावीर जी की बात करें, तो वो कंटेम्पररी थे बिंबिसार के। मतलब जब बुद्ध जब थे, जब महावीर जी जब थे, तो उस समय बिंबिसार भी जिंदा थे, है ना। तो बिंबिसार उनके टाइम वाली थे। इनफैक्ट कहा जाता है कि बिंबिसार जो है वो तो बुद्ध से मिले भी थे। जब बुद्ध का एनलाइटमेंट नहीं हुआ था, जब भगवान बुद्ध की एनलाइटमेंट नहीं हुई थी, उससे पहले भी वो उनसे मिल चुके थे। और भगवान बुद्ध का देहांत, जब भगवान बुद्ध ने अपना शरीर जब त्याग किया, उसके बाद आपको पता है कि पहला बुद्ध काउंसिल, फर्स्ट बुद्ध काउंसिल जो है वो अजात शत्रु ने करवाया था। अजात शत्रु ने करवाया था फर्स्ट बुद्ध काउंसिल। कहां पे? राजगृह में। कहां पे? राजगृह ने। तो याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। कि आपको क्वेश्चन पूछ देंगे एसएससी एमटीएस 2023 में कि बताओ राजगृह, बताओ बुद्ध का फर्स्ट बुद्धिज्म का जो फर्स्ट काउंसिल जो है ये कहां हुआ था? तो राजगृह में हुआ था। किसने करवाया? अजात शत्रु ने। और ये बहुत बार आपको जीके में सवाल में पूछा गया, स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस में ये पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोग यही रखते हैं। देखो एक इसका और एक पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है, और एक पार्ट आएगा। तो एसएससी एमटीएस जो पिछला साल जो हुआ था ना, एसएससी एमटीएस जो पिछले साल जो हुई थी, उसमें जितने भी सवाल पूछे गए थे आपके एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो प्राचीन भारत का इतिहास से जो भी सवाल पूछे गए थे, वो सभी मैं एक साथ कलेक्ट करके लेके आ गया हूं एसएससी एमटीएस का। तो पार्ट 1 ये है, एक और पार्ट आएगा, उसमें सभी कवर हो जाएंगे। कोई डाउट क्वारी हो तो मुझे कमेंट करके आप बिल्कुल बताओ। थैंक यू।